वो तारीख है जिसका दर्द इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज हुआ है जिसे मानवता कभी भुला नहीं सकती है। भारत और पाकिस्तान की आजादी की कीमत इतनी भयावह है कि मानवीय संवेदनाएं शून्य हो जाएं। भारत की सरजमी पर खींची गई एक लकीर की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। कुछ लोगों के निजी स्वार्थों और राजनीति के आगे करोड़ों लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया। ट्रकों में लाशें भरी हुई आती थी। ये मत पूछो किसकी लाश है। हम बाकी परिवार टांगे में बैठकर स्टेशन पर आए। स्टेशन में गाड़ी ली, लाहौर गए, लाहौर से मोगा गए। मोगा जाकर कोई जान पहचान का एक व्यक्ति था, उनके घर हम रुक गए। उन्होंने कहा घर को आग लगाने, कहते जैसे हम जिन कपड़ों में बैठे हुए थे वही कपड़े लेके बच्चों के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकलना है। कुछ भी नहीं उठा सके वहाँ से। और स्टेशन पे मतलब कहीं पे कोई किसी ने खाया खाना, किसी ने नहीं खाया, कुछ भी। स्टेशन पे पहुँचे, चलते पैदल चलते चलते कहीं रुक रुक के। फिर वहाँ पे ट्रेनें बहुत भरी हुई, बहुत मारकाट हो रही थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका के दर्द को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। हुक्मरानों के एक हुक्म ने करोड़ों जिंदगियों को एक झटके में इधर से उधर कर दिया। भारत का जो विभाजन है, ये संभवतः विश्व की सबसे बड़ी विस्थापन की त्रासदी है, लेकिन इतिहास में इसे उस तरह से दर्ज नहीं किया गया। जब हम जेनोसाइड के और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे किस्से विश्व में देखते हैं तो उसमें भारत के विभाजन का उल्लेख नहीं आता। जबकि ये एक बात सत्य है और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि जितना बड़ा मानव विस्थापन इस भारत के विभाजन में हुआ है, संभवतः विश्व इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। भारत के किसी हिस्से में कत्लेआम नहीं हुआ, किसी हिस्से में नहीं हुआ है पार्टीशन के बाद। आप पार्टीशन में पाकिस्तान का ले लीजिए, चाहे बहावलपुर ले लीजिए, चाहे लाहौर ले लीजिए, चाहे रावलपिंडी ले लीजिए, चाहे उधर नोआखाली ले लीजिए, पूरे वेस्ट बंगाल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ईमानदारी से पार्टीशन की शर्तों का उल्लंघन किया और उसमें अंग्रेजों ने भी साथ दिया। एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस मातृभूमि को बहुत कृत्रिम तरीके से काट कर, फाड़ कर, चीर कर उसके दो टुकड़े कर दिए गए और भारत और पाकिस्तान का नाम के दो डोमिनियंस का निर्माण किया गया। सरकारी आंकड़ों की माने तो विभाजन की विभीषिका में हुए सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख लोगों की जान चली गई। 1.5 करोड़ लोग अपनी पुश्तैनी जड़ों से हमेशा हमेशा के लिए विस्थापित हो गए। इन करोड़ों लोगों को रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं तो उस टाइम 3 साल की थी और मेरा भाई 6 महीने का था। तो मेरे को तो इतना याद नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप या मेरे दादाजी जो सुनाया करते थे, वो हालात जो हैं वो सुनकर रोंग कट्टे खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी कत्लेआम शुरू हो गया, लाहौर में भी कत्लेआम शुरू हो गया। तो फिर हम वहाँ से निकले तो वहाँ पर देखा, स्टेशन पर पहुँचे, मेरे पिताजी स्टेशन पर पहुँचे जब हम, तो देखा कि वहाँ पर तो गाड़ियाँ जो है उधर से उधर काट कर जा रही हैं, लोगों को काट काट कर भेज रहे हैं। तो बहुत कहते हैं सीन इतना, क्योंकि वही बताते हैं कि सीन इतना भयानक था कि हम देख नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर भी हमें एक गाड़ी मिली तो हम गाड़ी में बैठकर अमृतसर पहुँच गए। 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, जिनके साथ बर्बरता की हर हद को पार किया गया। इंसानियत शर्मसार हो जाए ऐसी करतूतों को उस वक्त महिलाओं के साथ अंजाम दिया गया। बच्चियों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं की गईं और उनके मृत शरीर के साथ बर्बरता की गई। चारों ओर ऐसे मंजर पसरे हुए थे जिन्हें देखकर किसी भी सभ्य समाज का सर शर्म से झुक जाए। विभाजन का सबसे बड़ी त्रासदी हिंदू और सिख महिलाओं
और बच्चियों के ऊपर पड़ी, जो मार दिए गए वो तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड 1 घंटे 2 घंटे बाद मुक्त हो गए। यहाँ तो पूरी जिंदगी गुलामी में बीती, यहाँ तो पूरी जिंदगी आत्मा को मारते हुए बीती। ऐसी कई माताएं बहनें, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बलात्कार का शिकार बनाया गया और उन्हें मजबूरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया और उन्हीं लोगों से शादी करने के लिए कहा गया था जिन्होंने कहीं उनके पिता या भाई की हत्या की। अब आप सोचिए कि इससे बड़ी कोई दर्दनाक दास्तान नहीं हो सकती। कई ऐसे भी संदर्भ आपको मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी बहन बेटियों को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो इस तरह के आतताइयों के हाथ में ना पड़े। बलात्कार की घटनाओं के जिक्र मिलते हैं। आप उस समय की रिपोर्ट्स पढ़िए, उस समय के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट पढ़िए, उस समय के जो ICS अधिकारी थे जो उस समय जिलों के प्रशासन संभाल रहे थे, उनकी सारी जो डायरीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, आर्काइव्स में जो आर्काइवल रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा या आप जिस तरीके से जो दर्दनाक और भीषण परिस्थितियां बनी, बहुत लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो एबडक्ट की गई, जिनके साथ रेप हुए, गैंग रेप्स हुए। दोनों ओर से करोड़ों लोग अपने अपने हिस्से की जिंदगी को समेटकर रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हुए। अपनों को खो देने का गम, अपनी जमीन को खो देने का दर्द, इस सब के बीच जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की जद्दोजहद। उस त्रासदी में हर कोई अपनों को खोजने की कोशिश कर रहा था, तो बदहवास लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं था। जो लोग दूसरी तरफ से आते थे उनके लिए अमृतसर में रिफ्यूजी कैंप सेटअप किए गए थे, लेकिन रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर के हालात जो थे वो अगर आप जिन्होंने वहाँ रहा है उनसे बात करें तो आपको पता चलता है कि सिचुएशन काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट थी। जो बचपन अपनी अटखेलियों के लिए, हंसने खेलने के लिए होता है, उस मासूम वक्त को ऐसी नजर लगी थी कि लाखों बच्चों का बचपन आने से पहले ही चला गया। कमजोर, लाचार, मायूस, निराश लोग हर वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर जिस विभाजन ने करोड़ों जिंदगियों को बेघर और लाचार कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? लाखों लोग अपने सिर पर घर बिस्तर उठाकर, अपने बच्चों को उंगली लगाकर अमानवता और उसके आसुरी प्रभाव से बचते बचाते पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर आए, और ये अंधेरा था विभाजन की विभीषिका। जानकार मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से बचा जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे करोड़ों लोगों का भविष्य छोटा पड़ गया और इतिहास के पन्नों में वो स्याह अध्याय लिख दिया गया जो हजारों कोशिशों से भी मिटाया नहीं जा सकता। विभाजन से बचने की तो गुंजाइश थी ही, क्योंकि विभाजन जो हुआ है वो कुछ लोगों की तुष्टि के लिए और कुछ लोगों के अपने स्वार्थ या अपनी महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि के लिए हुआ। ये तो निश्चित तौर पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि विभाजन बहुत अच्छी तरह से टाला जा सकता था। ये माना जा सकता है कि शायद कुछ लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारी ये समझी होती या विभाजन की विभीषिका का आकलन किया होता, उनकी दूरदर्शिता शायद इस तरह बनी होती कि भेड़ बकरियों की तरह से लोग खदेड़ दिए जाएंगे सीमा पार, अगर ये दूरदर्शिता रही होती तो शायद विभाजन रोका जा सकता था, कुछ लोगों के प्रयास से रोका जा सकता था। जानकार मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन का आधार भी तर्क संगत नहीं था। पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र बना तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। विभाजन के जो पैमाने तय हुए उसने देश की जनता में इस कदर असमंजस पैदा किया कि लोग तय कर पाने की स्थिति में नहीं थे कि जाएं तो जाएं कहां। धर्म के आधार पर जब देश बढ़ता है, यानी एक तो हो गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और दूसरा हो गया जो धर्म के आधार पर बना है, तो जब धार्मिक विशेष धर्म के लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका उस देश से इस देश में आना और वो भी एक ही समय होना और वो अचानक होना,
और इतनी तेजी से होना कि लोगों को संभलने का मौका न मिले, निश्चित तौर पर ये एक सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। भारत की सरजमी पर जिस अंग्रेज अफसर ने लकीर खींचकर 2 हिस्सों में हिंदुस्तान को बांट दिया था, वो अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ भारत को जानता तक नहीं था। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि इस देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। कम समय में रेडक्लिफ ने जो लकीर कागजों पर खींची, उसने समाज में ऐसी खाई बनाई जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। लॉर्ड रेडक्लिफ, जिनको ये विभाजन का कार्य सौंपा गया था, वो भारत के भौगोलिक परिवेश से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें मालूम ही नहीं था भारत का भौगोलिक परिवेश क्या है, भारत का राजनीतिक परिवेश क्या है, भारत का सामाजिक परिवेश क्या है। और उन्होंने जो रेडक्लिफ ने जो विभाजन किया वो बहुत ज़्यादा किताबी, वस्तुतः कहा जाता है कि उन्होंने एक जगह बैठ कर ही लाइनें खींच दी और विभाजन हो गया। ऐसे भी कहीं जनसंख्या बढ़ती है, ऐसे भी कहीं आबादी बढ़ती है। भारत का विभाजन भले ही 1947 में हुआ था, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ गई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसकी खाई धीरे धीरे भारतीय समाज में इस कदर बढ़ गई थी, जिसका फायदा उस वक्त के कुछ नेताओं ने उठाया और देश को बांटने का बीज बो दिया। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही बंटवारे की मांग और ज्यादा तेज हो गई थी। मुस्लिमों के हक की बात करते करते मुस्लिम लीग ने हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के सरोकारों से जुड़कर जिन्ना ने धीरे धीरे मुस्लिमों को एकजुट करना शुरू कर दिया। 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बातचीत हुई और आजादी का आंदोलन भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन 1940 में मुसलमानों के बढ़ते मुद्दों के बीच जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम देश बनाने की मांग उठा दी। 1940 आते आते मुसलमानों का कांग्रेस से भंग होता नजर आ रहा था। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम टकराव की आग को हवा देते रहे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और इसके बाद सिंध और बंगाल में हजारों लोग मारे गए। इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद आजादी का सपना देखने वाले नेताओं पर विभाजन को स्वीकार करने का दबाव बनने लगा और फिर 1947 में विभाजन को मंजूरी दे दी गई। तो इसके तो बीज बहुत पहले से पड़ गए थे। जब से मुस्लिम लीग को एक अलग तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने पोषित करना शुरू कर दिया था, जब से मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उसको अलग से पोसना शुरू कर दिया था, तो इसके बीज तो शायद तब से पड़ गए थे। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने का श्रेय जिन्ना को नहीं दिया जाता। वो कायदे आज़म है, ग्रेट लीडर। पाकिस्तान बनाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान, द ग्रैंड ओल्ड मैन, पाकिस्तानी यूज करते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल को दिया जाता है। विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसने करोड़ों लोगों को विस्थापित किया तो लाखों लोग मारे गए। लेकिन आज़ादी से बहुत पहले ही भारत में मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की नीतियों से दंगे शुरू हो चुके थे, जिनमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक अलग मुल्क के रूप में हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला किया और दिन चुना गया था 16 अगस्त 1946 का। मुस्लिम लीग अब तक घोषणा कर चुकी थी कि उसे महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में आस्था नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्यवाही का पहला शिकार कोलकाता शहर हुआ, जहां पर 16 अगस्त 1946 को दंगे भड़क गए। मुस्लिमों ने पाकिस्तान के लिए हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। 5 दिन चले हिंसक तांडव में करीब 5000 लोग मारे गए, 15000 लोग घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 29 अगस्त को बंगाल के नुआखली में फिर से दंगों की शुरुआत हुई और ये दंगे अक्टूबर के महीने तक जारी रहे। डायरेक्ट एक्शन डे का असर 2 सितंबर 1946 को मुंबई में भी देखने को मिला, जहां पर बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। 5 मार्च 1947 को पंजाब के कई जिलों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसके पीछे भी मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग ही थी। पंजाब के इन दंगों में
बड़े स्तर पर सिखों का नरसंहार किया गया और इस विभाजनकारी हिंसा को अंग्रेजों की लगातार शह मिल रही थी। इन दंगों और नरसंहार का एक ही मकसद था कि उस वक्त के नेताओं पर दबाव बनाकर अलग मुस्लिम देश हासिल किया जा सके। आखिरकार देश के लोगों की सुरक्षा की कीमत पर भारत विभाजन की बात मान ली गई और 3 जून 1947 को बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन तब तक 2 लाख से ज्यादा लोग जातीय दंगों की भेंट चढ़ चुके थे। विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद भी देश में दंगे रुके नहीं और विभाजन की काली रात के बाद भी ये दंगे जारी रहे। जिन्ना की जिद और उस वक्त के कुछ कांग्रेसी नेताओं के अहम की लड़ाई में भारत 2 हिस्सों में बंट गया। 15 अगस्त की आजादी से पहले देश ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन करोड़ों लोगों के दर्द को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान देने से भी परहेज किया गया। विस्थापितों के मर्म को समझने से कन्नी काटी गई, लेकिन दशकों बाद 14 अगस्त को इस स्याह दिन को स्मृति पटल पर फिर से जगह देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि हर साल देश उस बलिदान को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान से जहां एक ओर उन लाखों परिवारों को संबल मिला जिन्होंने अपनों को इस विभाजन में खोया था, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन को इतिहास के पन्नों पर फिर से दर्ज करके नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी हुआ है। दुनिया में विभीषिकाओं के ऊपर बहुत से संग्रहालय हैं। आप अपने अतीत को संग्रहालय बनाते हैं, और संग्रहालय सिर्फ दिमाग में नहीं बनता, आंखों से देखा भी जाना चाहिए, आंखों से दिखाई भी देना चाहिए। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, देर से उठाया हुआ कदम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को साधुवाद देना चाहिए। भारत की उस पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि ये जो आज़ादी आपको मिली है, ये आज़ादी आपको इतने लाखों लोगों की शहादत, बलिदान और इतने बेकसूर लोगों की हत्या के बाद मिली है। कोई देश, कोई समाज अपने इतिहास को स्मरण में नहीं रख पाता तो उस समाज का मिटना तय हो जाता है। इसलिए अपने इतिहास की अच्छी बुरी सभी यादों को संजो के रखना, उससे सीख लेना किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी नई पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या थी। वैसे तो बुरी यादों को भुला देना जरूरी होता है, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए इतिहास की गलतियों से सीख लेना भी बेहद जरूरी है, ताकि देश की एकता और अखंडता पर फिर से कोई आंच न आने पाए। आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके देश के साथ, आपके राष्ट्र के साथ पिछले में क्या हुआ है, अगर आप नहीं याद रखेंगे, भूल जाएंगे, तो पुनः वही गलतियां दोहराएंगे, पुनः वही बातें करेंगे,
और इतिहास की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी शिक्षा है। अगर आप इतिहास को याद नहीं रखते तो आप बहुत जल्दी इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस इतिहास को अगर हम सही संदर्भ में देखना और समझना सीख जाएंगे तो शायद हमारे जीवन और अधिक सुलभ होगा और अधिक सुगम होगा। और यही बात है। तो वो जो लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि क्यों बिना वजह इसको कुरेदना चाहिए, उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि इसे दबा कर, इतने वर्षों तक दबा कर ही भारत की आज ये स्थिति हो गई। आज भारत इतने ज़्यादा सांप्रदायिक विद्वेष में फंस गया सिर्फ इसी कारण से। अगर हम लोगों ने सही समय पे सही चीज़ों को सही ढंग से देखा समझा होता तो शायद आज भी भारत उसी तरह भाईचारे में होता। सरकार ने विभाजन विभीषिका की स्मृतियों को देश के सामने फिर से सहेज कर रखने का काम भी किया है और स्मारक बनाकर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। नई पीढ़ी भी सरकार के इस प्रयास से खुद को जोड़ रही है और विभाजन के समय की गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है ताकि देश की एकता बनी रहे। यहाँ पे लोगों का दर्द दिखाया गया है, जो लोगों ने पार्टीशन को फेस किया है और जो लोगों की फैमिलीज अलग हो गई हैं, जिन लोगों के परिवारों को मार दिया गया था। सो उस चीज़ को, हर चीज़ को हमने ये म्यूज़ियम में दिखाया गया है। इस विरासत को देखो, समझो और अपने पूर्वजों को कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई और कैसे अपनी आज़ादी अपने हासिल की, वो सब सीखने में उसको रस लेना चाहिए। उस टाइम क्या क्या हुआ था हम लोगों के साथ, कितने सारे स्मृति हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया यादगार लोकेशन है ये। विभाजन विभीषिका का दुख, दर्द, सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार, नरसंहार से उपजे मर्म को आज देश संवेदनशीलता के साथ याद कर रहा है। इतिहास की ना मिटने वाली गलतियों को सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास से निकले सबक से वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित जरूर रखा जा सकता है। सरकार की कोशिश यही है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की याद से नई पीढ़ी जुड़े और जिम्मेदारी के साथ देश की एकता अखंडता के साथ खड़ी रहे।